नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार फिर गुजरात चुनाव की चर्चा कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि वहां पे चुनाव प्रचार हो रहे हैं और इसमें दोनों पार्टियां यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी ही ज्यादा परिदृश्य में दिखाई दे रही है, या चर्चाओं में ज्यादा दिखाई दे रही है, या प्रचार में ज्यादा दिखाई दे रही है। अब वैसे तो वहां प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ही है, लेकिन क्या है कि कांग्रेस अभी वहां दिखाई नहीं दे रही है। मतलब इसलिए मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो इन प्रचारों में कहीं, इन चुनाव प्रचार में जो है कहीं भी जो है इनका दर्शन नहीं हो रहे हैं। वो कर रहे होंगे लेकिन अपने संगठन स्तर पर घर घर जाकर के, या जो गुजरात के स्थानीय नेता है जो अपना उनके पुराने स्टालवर्ट है वो कर रहे होंगे, लेकिन जो एक प्रेस्टिजियस राज्य में जो एक पार्टी को करना चाहिए उतना वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई दिखाई दे रहा है तो केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, उनकी पार्टी दिखाई दे रहे हैं और वो काफी कुछ कह रहे हैं। वो जो केजरीवाल का प्रचार का तो मतलब सिर्फ एक ही होता है कि नौटंकी करना, प्रपंच करना, तो केजरीवाल कर रहे हैं। और बीजेपी का तो अर्थ ही यही है कि खाली गुजरात नहीं, पूरे देश में जहां कहीं भी अगर हो चुनाव हो रहे होंगे तो मोदी जी अपना प्रचार करते रहते हैं, उन पे पूरी जिम्मेवारी आ जाती है। 3 मुख्यमंत्री इनके ऐसे हैं, योगी जी और असम के हेमंत शर्मा, जो जिनका अपना प्रभाव है, अपने बल पर वो जो है काफी कुछ प्रचार कर सकते हैं, काफी कुछ वोट को खींच सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मोदी जी का गृह प्रवेश है और उनकी साख दांव पे लगी है, बल्कि इससे भी आगे बहुत कुछ है। आगे क्या है मैं बता रहा हूं कि 2022 के जो चुनाव है इसका सीधा संबंध 2024 के चुनाव से है। जो 2024 में आम चुनाव होने, संसद के चुनाव होने, उससे इसका सीधा संबंध है। तो इसलिए मैं इस बात को विशेष जोर दे रहा हूं कि 2022 के गुजरात चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। वैसे तो क्या है कि जब से 2014 से मोदी जी सत्ता में आए और अनएक्सपेक्टेड बीजेपी को जो है अपने में ही बहुमत मिल गया, तब से ही उनको हटाने के लगातार प्रयास शुरू हो गए थे। लेकिन 2019 में जबकि ये मान के चला जा रहा था, मतलब कौन मान रहा था, ये जो एंटी मोदी जो लोग थे, मीडिया थी और भी जितने भी इनका इकोसिस्टम है, वो ये मान के चल रहा था कि 2019 में जो है 225 के आसपास कहीं जो है बीजेपी को सीट मिलेगी, बीजेपी को या एनडीए को, यानी ये पूर्ण बहुमत में नहीं आएंगे। तो ये जो है ये इनका पूरा ये लोग इस बारे में पूरी तरह है उनको विश्वास था कि ऐसा ही होगा। मोदी जी की बात तो बहुत दूर की है, बीजेपी भी जो है अपने में ये सब नहीं कर पाएगी, अपने में बहुमत नहीं लाएगी, और एनडीए में भी जो है एनडीए भी पूरा बहुमत नहीं ला पाएगा। तो इस ढंग से एक ये सुनियोजित प्रचार चल रहा था और उन्हें पूरी उम्मीद थी। लेकिन 2019 तो 2014 से बहुत आगे चले गया। 2019 में अकेली बीजेपी की 303 सीट आ गई और एनडीए 350 के आसपास चले गया। उसके बाद से जस्ट नेक्स्ट डे से मुझे अच्छी तरह याद है, जो इनकी कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक का, उसमें एक प्रमुख किरदार योगेंद्र यादव भी है। तो उनका मैं एक वीडियो देख रहा था 2019 के चुनाव के बाद, वो एक चैनल में अपना रिएक्शन दे रहे थे। तो वो कह रहे थे कि मेरी इच्छा कर रही थी कि मैं वोटर्स का गला दबाऊं कि उन्होंने क्यों इनको जिताया। कह रहे थे कि इनकी भी एक पार्टी है, स्वराज पार्टी करके है, क्या होगा उसका तो जिक्र करते नहीं है, वो और ही खुराफातों में लगे रहते हैं। तो
वो कह रहे थे कि मैंने लास्ट में ये भी कहा कि आप मुझे वोट मत दो, लेकिन बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट मत दो, ऐसे पार्टी को वोट दो, ऐसे कैंडिडेट को वोट दो जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दे। तो ये चुनाव के जस्ट बाद, चुनावी परिणामों के जस्ट बाद की बात कर रहा हूं मैं आपका। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये प्रक्रिया 2019 से तो चुनाव के रिजल्ट के बाद से अगले दिन से ही शुरू हो गई थी और लगातार इस बीच जो है षड्यंत्र होते रहे। सीए के नाम पर षड्यंत्र हुए, किसान आंदोलन के नाम पर सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हुए। कोई भी ऐसा मौका नहीं था जहां इन्होंने षड्यंत्र न किया हो मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, जहां ये लोग, ये पूरे षड्यंत्रकारी मिले ना हो। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि ये 2022 के चुनाव का सीधा संबंध 2024 के आम चुनाव से है, क्योंकि 2022 के चुनाव ये तय करेंगे कि 2024 में मोदी जी के सामने टक्कर देने के लिए कौन सा चेहरा सामने आएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बात है। इसमें एक विशेष बात यह है कि जो गुजरात के चुनाव हो रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी बड़ी शिद्दत से जो है लड़ाई लड़ रही है, कैसे भी लड़ रही है लेकिन वो लड़ रही है, और उसका एकमात्र उद्देश्य जो है कांग्रेस को रिप्लेस करना है, कांग्रेस को मुख्य धारा से काटना है, एक सशक्त बीजेपी प्रमुख दल के रूप में कांग्रेस का समापन करना है। तो ये उनका अपना एक ध्येय है। तो इस आधार पर मैं बता रहा हूं कि जो चुनावी परिणाम आएंगे गुजरात के, वो तय करेगा कि मोदी जी के सामने कौन सा चेहरा सामने आता है। मुख्य बात यह है कि 2024 में कौन सा जो चेहरा सामने आएगा उसका सीधा कनेक्शन ये इन चुनावों से है। अब आप कहेंगे कि इसमें न तो जो मुख्य दावेदार हैं विपक्ष के, ममता बनर्जी हो गई, केसीएस हो गए, जो टीआरएस वाले हो गए, या और भी लोग जितने भी मिला जुला करके पूरा विपक्ष जो रोज बातें करता है कि हम एक हैं, शरद पवार हो गए या आदित्य ठाकरे हो गए या उनके पापा हो गए या यहाँ से नीतीश कुमार हो गए जो नए नए दावेदार बने, तो ये सब तो गुजरात चुनाव में है ही नहीं। तो फिर ये कैसे तय करेगा। तो मैं इसी बात को बता रहा हूं कि जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं, केसीआर हो, हालांकि उन्होंने अखिल भारतीय पार्टी बना दी है लेकिन वो अपने प्रदेश को भी बचा लें, वो बहुत बड़ी बात है। ममता बनर्जी देख चुकी हैं कि बंगाल से बाहर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। शरद पवार या उद्धव ठाकरे वो अपने महाराष्ट्र में ही जो है सीमित हो गए। नीतीश कुमार ने बड़े जोर शोर से बीजेपी छोड़ी थी और राष्ट्रीय राजनीति में वो प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में उभरे, और जितनी तेजी से उभरे उतनी तेजी से खत्म भी हो गए। आज उनकी स्थिति बड़ी विचित्र है, वो न मुख्यमंत्री रह पाएंगे और आगे का तो कोई मतलब ही नहीं है, केंद्र में आने का तो कोई मतलब नहीं है। तो एकमात्र जो है अब जो लड़ाई है विपक्ष में वो है राहुल गांधी और केजरीवाल। इन दो में से कौन कैंडिडेट बनेगा विपक्ष का। क्यों मैं कह रहा हूं राहुल गांधी, क्यों इतनी हार के बावजूद क्यों? एक तो सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस ही है जिसके वो नेता हैं, और दूसरा क्या है कि उनकी अखिल भारतीय छवि है। कांग्रेस जो है अगर साउथ में नहीं भी है, केरल को छोड़ करके, तो बाकी देश के सब जगह उनकी उपस्थिति थोड़ा बहुत तो है ही है। और बीजेपी के खिलाफ जो है प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ही है। तो जो लड़ाई होगी वो क्षेत्रीय दलों के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि अखिल भारतीय जो दल है उनके ही खिलाफ होगी। और इसीलिए केजरीवाल यहां पे हाथ पांव मार रहे हैं कि उनके पास दिल्ली है, पंजाब है, अगर वो इसमें कुछ सफलता प्राप्त करते हैं गुजरात के चुनाव में, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो सरकार बना रहे हैं, सरकार वो नहीं बनाएंगे, लेकिन देखना ये होगा कि वो कितना वोट बैंक कांग्रेस का काटते हैं। कांग्रेस से आगे अगर निकल जाते हैं तो निश्चित रूप से वे कांग्रेस का विकल्प बन सकते हैं।
तो उनका वो भी जानते हैं, भले वो कागज लेके घूमते हैं कि इसको इतनी सीट मिल रही, इसको इतनी सीट मिल रही, हमें 100 से ऊपर मिल रही है, लेकिन वो भी जानते हैं कि मेरी लड़ाई सिर्फ जो है कांग्रेस से आगे निकलने की है, क्योंकि उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, यहाँ मुख्य जो सबसे ज्यादा जो लोकसभा सीटें हैं वो यही हैं। तो यहां पर वर्चस्व की लड़ाई है विपक्ष में, और वो है राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच। अब जो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, इसका अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है और वो गुजरात में पुरानी स्थिति के आसपास रहते हैं या थोड़ा कम लाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से अगर आगे निकल जाते हैं, तो आप समझिएगा कि 2024 की लड़ाई मोदी जी बनाम राहुल गांधी ही होगी। और अगर आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी कुछ डेंट मारती है कांग्रेस के वोट बैंक पे, और राजस्थान, गुजरात में भी मारती है, तो फिर वो इस बीच 2024 से पहले जो जितने भी चुनाव आएंगे, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, तीनों जगह वो प्रवेश करेगी और कांग्रेस को या तो रिप्लेस करेगी या कांग्रेस के बराबर वो अपने को साबित करेगी। तो इसलिए ये चुनाव तय करेंगे, स्पेशली गुजरात के, कि अगर केजरीवाल को कुछ सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से वे कांग्रेस को रिप्लेस करेंगे 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए। और कल उन्होंने कहा भी इस बात को, एबीपी न्यूज से ये बात कही कि हम विपक्ष एकता में विश्वास करते हैं, लेकिन इससे नहीं कि बीजेपी को हराना है, बल्कि इसलिए कि अगर आप मेरा जो एजेंडा है उस पर आप सामने आइए, कि स्कूल की बात करें और फ्री कर जो भी ये देते हैं, बिजली, पानी, ये सब जो है, स्वास्थ्य, तो अगर इस एजेंडे पर आते हैं तो मैं विपक्षी एकता के लिए तैयार हूं। यानी स्पष्ट उनका कहना यह है कि एजेंडा मेरा चलेगा, नेतृत्व मेरा होगा, तब जाकर के विपक्षी एकता की कोई बात होगी। और वो लंबे खिलाड़ी है, वो इतनी जल्दी नहीं आने वाले हैं। बस उनके लिए क्रूशियल स्टेज जो है ये गुजरात चुनाव ही है। मान लीजिएगा, निश्चित मानेगा, गुजरात में अगर वो कांग्रेस से बेहतर जाते हैं और थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश में भी जाते हैं, तो वो अगले आम चुनाव में मोदी जी के सामने सबसे नंबर 1 कैंडिडेट होंगे। ये जो है 8 तारीख को पता चल जाएगा, और उसके बाद जो है जो 2-3 और चुनाव जो होने राज्यों के, उससे चीजें पता चल जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।